सो माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा हम लोग लेथ का रिवीजन करने वाले हैं इस लेसन के अंदर। सो फर्स्ट हम लोगों ने लेथ मशीन के बारे में जानकारी हासिल की थी, उसका प्रिंसिपल देखा था, पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। दोबारा उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि ये अगर हमारे माइंड में सेट हो गया तो वापस हमें काम करने में या वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट जानते हैं लेथ मशीन के बारे में। लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल द मशीन्स कहा जाता है क्योंकि बाकी सभी मशीनों के पुर्जे जो होते हैं, पार्ट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स लेथ मशीन के जरिए बनाए जाते हैं। सो एज लाइक अ मदर, लेथ मशीन जो होती है वो हर एक मशीन के निर्माण में सहयोगी होती है। उसके अलावा हम लोग उन मशीनों का निर्माण नहीं कर सकते, ना ही उनके पार्ट्स बना सकते। इसीलिए लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल द मशीन्स कहा जाता है। सो लेथ एक प्रकार का मशीन टूल है जिसके द्वारा प्रायतः सभी प्रकार की मशीन के पार्ट्स का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। लेथ मशीन पर जो कारागिर कार्य करता है उसे हम लोग टर्नर के नाम से जानते हैं। आज के ज़माने में वही मशीनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कार के अनुसार, मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार लेथ मशीन पर अलग अलग प्रकार के कटिंग टूल्स, अटैचमेंट्स, एक्सेसरीज इनका इस्तेमाल किया जाता है और वो इस्तेमाल करके कई प्रकार के ऑपरेशंस या प्रोसेसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो ये जो लेथ मशीन है उस लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने वाले। ये बेसिक पार्ट्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, जैसे कि हेड स्टॉक हो गया, ये मेन होता है। ये दो तरीके के आते हैं, एक ऑल गियर्ड, एक कोन पुली जिसके बारे में मैंने बताया। फिर होता है चक जिसके अंदर हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं। लेथ मशीन का मेन भाग होता है लेग्स। इन लेग्स, ये पूरा जो है ये लेग का सेशन है, उसके अंदर ट्रे लगा हुआ रहता है या पैन लगा हुआ रहता है जिसके अंदर कटिंग होने वाले सभी चीज़, बर्स जो होते हैं, चिप्स या बर्स, वो यहाँ पे जमा होते हैं। और इसके ऊपर जो लगा हुआ रहता है इस सेक्शन को बेड कहा जाता है। इस बेड के ऊपर लेथ मशीन के सभी पार्ट्स, मतलब हेड स्टॉक से लेके कैरेज से लेके सभी पार्ट जो होते हैं वो माउंट होते हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैरेज। कैरेज के ऊपर आपको एप्रॉन मिलेगा, कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड मिलेगा, कंपाउंड रेस्ट मिलेगा, टेल स्टॉक मिलेगा। बाद में यहाँ पे आपको टेल स्टॉक मिलेगा, लीड स्क्रू है, फीड रॉड है, हैंड व्हील है जिसके बारे में आगे हम लोग जाएंगे, टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में हम लोग टूल्स को होल्ड करने का काम करते हैं। तो ये सभी लेथ के बेसिक पार्ट्स यहाँ पे मैंने आपको इस ड्राइंग के अंदर दिखा दिए हैं। अभी अगर हम लोग उसको और अच्छी तरीके से फाइनली समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, यहाँ पे पहले एक पार्ट दिखाया गया है, एक प्लेट लगाई गई है जिसको एक स्टेप में बाहर निकाला गया है। ये इतनी प्लेट है, यहाँ पे क्या लगता है तो पावर ऑन ऑफ और फॉरवर्ड रिवर्स स्विच यहाँ पे बिठाया जाता है जिसकी वजह से हम लोग लेथ मशीन को क्विकली एक्सेस कर सके। यहाँ पे चक या बेस प्लेट लगाने के लिए अटैचमेंट्स होती है। ये मेन स्पिंडल का पार्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पुली सिस्टम है। तो ये कौन सी पुली सिस्टम है तो कौन पुली सिस्टम है, देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप्स में बनी हुई है, ये सभी स्टेप्स में है। तो ये स्टेप पुली भी कहा जाता है, कुछ लोग उसको कोन पुली भी कहते हैं। कोन पुली इसके लिए या स्टेप पुली इसके लिए क्योंकि ये स्टेप्स में है, कोन पुली इसके लिए क्योंकि ये कोनों में अगर देखेंगे तो हम लोग कोन शेप में बनी हुई रहती है। तो इसको किस प्रकार से वेरीफाई किया गया है, अगर ये वी बेल्ट सिस्टम है और ये कोन सिस्टम में है तो उसको क्या कहा जाता है, कोन पुली। और अगर वहाँ पे ही ये फ्लैट बेल्ट इस्तेमाल करके चलती है, ऑपरेशन परफॉर्म करती है या मूव होती है, तो यहाँ पे अगर वो फ्लैट बेल्ट सिस्टम है और फ्लैट बेल्ट को बिठाने के लिए यहाँ पे जो पुली बनाई गई है ये कोन की सिस्टम है, लेकिन फ्लैट बेल्ट के लिए फ्लैट सेक्शन है, वी सेक्शन नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट हम लोगों ने कौन सा देखा, कोन पुली। ओके, तो स्टेप पुली, स्टेप पुली और कोन पुली ये दोनों हम लोगों ने देखे। कुछ जगह पे, इनकी जगह पे गियर्स लगे हुए रहते हैं और उसके अंदर ऑयल भरा हुआ रहता है, तो गियर बॉक्स बना हुआ रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक। ये लीवर है, बेल्ट की पोजीशन जो होती है उनको चेंज करने के लिए, तो इसको हम लोग कम ज़्यादा करके एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, लेथ मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बेल्ट को चेंज करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं
या फिर उसे कम कर सकते हैं। इसके अंदर गियर ट्रेन है, गियर्स सिस्टम बिठाई गई है, गियर अटैचमेंट लीवर्स है जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, गियर को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड चेंजिंग गियर बॉक्स है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल स्पीड्स जो है लेथ मशीन के ऊपर अवेलेबल करवा सकते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग थ्रेडिंग, टेपर टर्निंग या फिर ऑटो रोटेशंस जो होते हैं, ऑटो मूवमेंट जो होती है इन कैरेज की, स्लैडल की, तो उनको ऑटो मोशन में डाल सकते हैं यूजिंग दिस स्पीड चेंजिंग गियर बॉक्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनको मूवमेंट मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये रैक है थ्रेडेड। उसके बाद ये लीड स्क्रू है जो मैंने पहले ही बताया था। कूलेंट और चिप ट्रे है जिसके अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला कूलेंट जमा होता है नीचे गिरने के बाद मशीन के ऊपर से। कटिंग होने वाले चिप्स वर्स इसके अंदर होते हैं। कुछ लोग इसको चिप ट्रे कहते हैं, कुछ लोग पैन कहते हैं, पैन ट्रे कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये मोटर पुली दिखाई, पीछे की तरफ मोटर लगी हुई है जो पावर प्रोड्यूस करती है, बेल्ट सिस्टम के थ्रू उसको लेथ मशीन पे ट्रांसफर करती है। फिर इधर स्पिंडल गियर जो होते हैं, ये स्पिंडल के जो गियर्स होते हैं उनको एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए लीवर दिया गया है। टूल पोस्ट है जिसके अंदर टूल को होल्ड किया जाता है। फिर क्रॉस स्लाइड है, उसके बाद क्रॉस स्लाइड हैंडव्हील है, क्रॉस स्लाइड हैंडव्हील है, क्रॉस स्लाइड और क्रॉस स्लाइड हैंडव्हील है। उसके बाद सैडल है, ये सैडल है। क्लच नॉब है, दिखाया गया है, क्लच का नॉब है, एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं जिसकी वजह से क्लच को। ये क्या है, तो सेंटर है जो टेल स्टॉक के स्पिंडल में होल्ड किया गया है, इसे टेल स्टॉक कहा जाता है। टेल स्टॉक हैंडव्हील इसे कहते हैं। ये क्या है, गाइडवेज है, वो जो जिसके ऊपर ये गाइडवेज बने हुए हैं उसे बेड कहा जाता है, बेड के ऊपर वो गाइडवेज बने हुए हैं। फिर कैरेज का हैंडव्हील है जिसके जरिए हम लोग टर्निंग कर सकते हैं। कैरेज असेंबली, ये क्या है, पूरा कैरेज असेंबली है, पूरी कैरेज असेंबली। उसके ऊपर आपको एप्रॉन मिलेगा, सैडल मिलेगा, क्रॉस स्लाइड मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। थ्रेडिंग के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स मैकेनिज्म लीवर है जिसके थ्रू हम लोग थ्रेडिंग ऑटोमेशन में कर सकते हैं। इसके बाद टूल बॉक्स रखने के लिए नीचे की तरफ एक बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोग टूल्स या अलग अलग गियर्स जो है वो रखे हुए रहते हैं। तो अगर हम लोगों को लेथ में अलग अलग काम करते समय गियर्स को चेंज करना है तो इसके अंदर से गियर निकाल के यहाँ पे बिठा सकते हैं। ये क्या है, तो बेड है जिसके ऊपर ये लेथ माउंटेड है। ये कास्टिंग से बना हुआ रहता है, कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। मशीनिंग के अलावा और कोई काम इसके ऊपर नहीं करते, खाली इसको सीजन किया हुआ रहता है। सीजन का मतलब इसको बनाने से पहले तीनों एटमॉस्फेयर का असर इसके ऊपर होने दिया जाता है, इसीलिए ओपन एयर में उसको छोड़ा जाता है अगर नेचुरली सीजनिंग करना है तो। जैसे मैंने सीजनिंग के बारे में पहले ही बताया है कि धूप में उसको रखा जाता है, फिर बाद में उसको बारिश में वैसे ही छोड़ा जाता है, फिर उसको ठंड में वैसे ही छोड़ा जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर का असर होने के बाद वो सीजन होता है, मतलब इस प्रकार से वो बन जाता है कि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई भी असर आगे होगा नहीं, तो सीजन किया हुआ रहता है। तो ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह का सीजनिंग किए हुए बेड्स मिलते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ अ परचेसर और बायर। सो ये एक बेसिकली लेथ के जो पार्ट्स है उनको यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है मैंने। तो स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि लेथ का बेड, लेथ के बेड्स, ये लेथ का एक मुख्य अंग होता है जिसके ऊपर लेथ के दूसरे बाकी सभी पार्ट जो होते हैं या अंग जो होते हैं, जैसे कि हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज आदि फिट किए हुए रहते हैं या जोड़े जाते हैं ऑन द बेड। ये बेड जो होता है ये कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है और ये मुख्यतः दो टाइप में ही मिलता है, मेन टू टाइप्स में मिलता है। एक होता है फ्लैट बेड और दूसरा होता है वी बेड। तो दोनों बेड के टाइप्स मैंने यहाँ पे आपको ड्राइंग में दिखाया है। ये जो है इसको क्या कहा जाता है, फ्लैट बेड। ये पूरा फ्लैट होता है तो इसकी रिजिडिटी थोड़ी सी कम होती है,
स्ट्रेंथ कम होती है, और इसके ऊपर लेथ के बाकी सभी पार्ट्स को आगे पीछे होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होता है। वही अगर हम लोग बात करें वी बेड्स की, तो वी बेड्स जो होते हैं उनके अंदर लॉकिंग अटैचमेंट होती है, वो स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में फ्लैट बेड से ज़्यादा वी बेड जो होते हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। सबसे अधिक वी बेड वाली लेथ मशीन ही इस्तेमाल में लाई जाती है। तो लेथ बेड जो होते हैं ये मेन दो टाइप्स के होते हैं। इसमें भी सिंगल वी और डबल वी या कॉम्बिनेशन बेड भी मिलता है, वी विथ फ्लैट, मतलब वहां पे आपको वी ग्रूव्स भी मिलेगा और फ्लैट भी मिलेगा, तो उसको कॉम्बिनेशन बेड भी कहा जाता है। अलग अलग है, लेकिन मेन दो टाइप्स होते हैं, फ्लैट और वी। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मेन पार्ट होता है हेडस्टॉक। ये लेथ मशीन का मुख्य अंग है या मुख्य पार्ट है, मेन पार्ट है, जो कि लेथ के लेफ्ट साइड में मतलब बाएं सिरे पर फिक्स किया हुआ रहता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कोन पुली। सो ये कोन पुली जो हेडस्टॉक है लेथ मशीन का, ये सबसे पुराने ज़माने से, जब पहले लेथ बनाई गई तब से वो अभी तक इस्तेमाल में लाया जाता है। ये है कोन पुली हेडस्टॉक। उसका मैकेनिज्म एक्चुअल में कोन पुली हेडस्टॉक कैसे दिखता है समझ में नहीं आता है लोगों को, तो इसके लिए वो यहाँ पे मैंने दिखाया है, और डायग्रामेटिक इस तरीके से। तो ये कोन कोन पुली है। कुछ लोग उनको स्टेप पुली भी कहते हैं, स्टेप्स। स्टेप इसके लिए क्योंकि अगर वो फ्लैट बेल्ट को होल्ड करती है तो स्टेप, नहीं, अगर वो वी बेल्ट को होल्ड करती है तो स्टेप पुली, और कोन पुली कब, जब वो फ्लैट बेल्ट को होल्ड करती है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे तो ये फ्लैट बेल्ट को होल्ड करेगी, तो इसके लिए ये क्या हो गई, कोन पुली हो गई। अगर वही इसकी जगह पे वी बेल्ट रहता तो वो क्या होती, स्टेप पुली कहलाती। दूसरा है हेडस्टॉक, ऑल गियर्ड हेडस्टॉक। ऑल गियर्ड हेडस्टॉक मतलब जिसके अंदर पूरे तरीके से गियर असेंबलीज होती है। उन गियर की जरिए हम लोग वेरिएबल स्पीड पा सकते हैं, हेवी जॉब्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, स्मॉल जॉब्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और इसके अंदर बेल्ट टूटने का खतरा नहीं होता है। लेकिन ये अलग अलग वेरिएशनल स्पीड में चलते हैं, इसके अंदर हीट जनरेट होती है, टॉर्क सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके लिए जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, और वो हीट कम करने के लिए क्या किया जाता है, इस गियर बॉक्स के अंदर ऑयल भरा जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ऑयल सर्कुलेट होता रहे और जनरेट होने वाली हीट जो है ये कम की जाए, जिसकी वजह से गियर्स टूटने से बचे और सालों साल या बहुत सालों तक वो अच्छी तरीके से वर्क या परफॉर्मेंस देते रहे इस्तेमाल करने वाले को। तो ये किस तरीके से दिखता है ऑयल गियर हेडस्टॉक, उसका ओपन असेंबली सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें बेरिंग्स लगी हुई रहती है सपोर्ट के लिए, यहाँ पे बेरिंग्स लगी हुई रहती है जो शाफ्ट को सपोर्ट करती है और जिनके ऊपर गियर माउंट्स होते हैं। तो जैसे ही इन लिवर्स को आप एडजस्ट करोगे, खुद ब खुद बेरिंग जो होती है या गियर जो होते हैं ये एडजस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में, और अलग अलग स्पीड जो होता है हम लोगों को वहाँ पे स्पिंडल के तरफ, या जहाँ पे ये स्पिंडल हो गया यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्पिंडल की तरफ हम लोगों को क्या मिलता है, जहाँ पे चक है वहाँ पे हम लोगों को रिक्वायर्ड स्पीड मिल जाता है। तो अगर बात करें कोन पुली की, तो इस प्रकार का हेडस्टॉक कास्ट आयरन के खोखले बॉक्स के समान होता है। इसमें 3-4 स्टेप वाली पुली जो होती है वो पुली लगी हुई रहती है। इसमें स्पिंडल को दो बेयरिंग के ऊपर बिठाया जाता है। दो बेरिंग्स होते हैं, एक इस साइड में होती है, एक बेरिंग इस साइड में होती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इस कोन पुली सिस्टम की। तो यहाँ पे एक आपको बेरिंग मिलेगी, यहाँ पे बेरिंग, और उनको हमेशा आपको ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना पड़ता है। कोन पुली के दाएं और लेथ स्पिंडल पर एक बुल गियर भी लगी रहती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक गियर लगा हुआ रहता है इस साइड में, उसे बुल गियर कहा जाता है, जिसको कोन पुली के साथ एक लॉकिंग पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। उसकी असेंबली हम लोगों ने पहले भी एनिमेशन में देखी थी।
कोन पुली के पीछे की ओर एक बैक गियर यूनिट होता है। इसके पीछे की ओर जो होता है उसको बैक गियर यूनिट कहते हैं। दिस इज नोन एज अ बैक गियर यूनिट। तो ये क्या होता है? बैक गियर यूनिट होता है। बुल गियर की लॉक पिन को बाहर खींचकर तथा गियर को लगाकर मशीन की स्पीड को कम किया जा सकता है। इससे हेड स्टॉक के स्पिंडल को कोन पुली के स्टेप की संख्या के अनुसार विभिन्न स्पीड पे चलाया जा सकता है। स्पीड को बदलने के लिए बेल्ट को पुली के स्टेप पर बदलना पड़ता है। जब हम लोगों को वेरिएबल स्पीड चाहिए तो क्या किया जाता है? बेल्ट को भी एडजस्ट किया जाता है और उसके साथ में ये जो गियर होता है इस बैक गियर को एंगेज किया जाता है। जब ये एंगेज होता है तो हम लोगों को रिक्वायर्ड स्पीड जो होता है वो टॉर्क के साथ अवेलेबल होता है। मतलब क्या है कि अगर जॉब के ऊपर ऑपरेशन करते समय फोर्स जो होता है टूल का या टूल का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा लगाने पर भी बिकॉज ऑफ द गियर हम लोगों का मशीन जो है वो सही तरीके से काम करता है, रुकता नहीं है, उसके ऊपर लोड नहीं आता है बिकॉज ऑफ द गियर सिस्टम। तो उसके लिए क्या किया हुआ रहता है? कोन पुली में एक गियर जो होता है वो गियर दिया हुआ रहता है, बैक गियर यूनिट जिसको कहा जाता है, जो हम लोगों को यहाँ पे वो दिख रहा है। ये बैक गियर यूनिट है, एक बुल गियर है, तो उसको अटैच करने के बाद एंगेज करने के बाद आपको वो स्पीड मिलता है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग स्पीड हम लोगों को मिलता है या हम लोग स्पीड पा सकते हैं। और उसके साथ में ही क्या किया जाता है? बेल्ट को भी एडजस्ट किया जाता है अलग अलग स्पीड की रिक्वायरेशन के हिसाब से। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑल गियर्ड हेड स्टॉक के बारे में। ऑल गियर्ड हेड स्टॉक तो हमारे पास ये दोनों मशीन्स है, दोनों गियर्स हेड स्टॉक वाले मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है वर्कशॉप्स के अंदर। तो ऑल गियर्ड हेड स्टॉक की हम लोग बात करें या कुछ लोग उसको गियर्ड हेड स्टॉक भी बोलते हैं। गियर्ड मतलब क्या है? खाली उसके अंदर आपको गियर मिलेंगे, एक शाफ्ट के ऊपर उन गियर्स को बिठाया हुआ रहता है और बेरिंग के द्वारा उनको सपोर्ट दिया जाता है, शाफ्ट को माउंट किया रहता है और जिसकी वजह से उनका मोमेंटम जो होता है वो फ्री होता है। जिसके अंदर बिठाए जाते हैं वहाँ पे सीलिंग होता है, इसके लिए उसके अंदर डाला हुआ ऑयल कभी बाहर नहीं आता। अगर वो लीक हो रहा है तो उसके लिए सीलिंग चेंज करनी पड़ती है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार का हेड स्टॉक देखने में कास्ट आयरन के खोखले बॉक्स के समान होता है। इसमें स्पिंडल्स और स्पिंडल पर कई साइजेस के गियर जो होते हैं वो फिट किए हुए रहते हैं। लेथ मशीन के स्पिंडल को दो या अधिक वी बेल्ट की सहायता से मोटर की पुली के साथ जोड़ा जाता है। गियर बॉक्स के बाहर की लीवर लगे होते हैं जिनको पोजीशन में सेट करके लेथ स्पिंडल को अलग अलग स्पीड्स के ऊपर चलाया जा सकता है। तो ऑल गियर हेडस्टॉक और कोन पुली हेडस्टॉक इन दोनों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। उसके बाद जो है उसे कहा जाता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक जो होता है ये सबसे एक देखा जाएगा तो एक ये भी एक मेन पार्ट ही है, मुख्य अंग हम लोग बोल सकते हैं। और ये हमेशा दाएं एंड में या दाएं साइड में फिट किया हुआ रहता है। कहाँ पे? तो लेथ के साथ। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि टेल स्टॉक जो होता है उसे जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी ये जानकारी लेते हैं कि ऑल गियर्ड हेडस्टॉक जो है वो ऑल गियर्ड हेडस्टॉक सबसे ज़्यादा या जिसके अंदर ऑल गियर्ड हेडस्टॉक लगाया गया है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है मशीन। क्यों? उसके कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेजेस है जिसको मैं एक सिंपली बता सकता हूँ। इसकी वजह से लेथ मशीन के स्पिंडल को हम लोग सबसे ज़्यादा या हाई स्पीड पर चलाया जा सकता है। और इसके अंदर दिए गए जो लीवर्स होते हैं उनकी सहायता से या इस्तेमाल से हम लोग स्पीड को आसानी से चेंज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। जॉब के अनुसार और जॉब की साइज के अनुसार हम लोग स्पीड को सेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑल गियर हेडस्टॉक या ऑल गियर हेडस्टॉक होगा तभी हम लोग वो कर सकते हैं। जॉब पर बड़ा कट हम लोग लगा सकते हैं, मतलब बड़ा फीडिंग कर सकते हैं, मोटा कट लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑल गियर हेडस्टॉक। और इसके अंदर बेल्ट्स नहीं होते तो वो फिसलने की संभावना होती नहीं, स्लिपेज होने की चांसेस नहीं होती है। खाली मोटर से हेडस्टॉक की तरफ ही
बेल्ट ड्राइव सिस्टम के थ्रू पावर दी जाती है, बाद में आगे गियर ड्राइव सिस्टम उसको चलाने का काम करता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये उसके क्या है बेनिफिट्स है। सो देखते हैं टेल स्टॉक के बारे में। तो टेल स्टॉक क्या है, तो एक प्रमुख अंग है हम लोग कह सकते हैं लेथ मशीन का। दाएं साइड में फिट रहता है, मतलब राइट साइड में होता है ये लेथ मशीन में। इसको लेथ के बेड के ऊपर किसी भी निश्चित पोजीशन में फिक्स किया जा सकता है। इसका मेन यूज जॉब को सेंटर के बीच में बांधने के लिए किया जाता है। इनके अलावा ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उनके करते वक्त उन सभी टूल्स को होल्डिंग एक्सेसरीज के साथ में अपने अंदर होल्ड करने का काम यह टेल स्टॉक करता है। और सेट ओवर मेथड से टेपर टर्निंग करते समय, मतलब जॉब के ऊपर टेपर पोर्शन बनाते समय, टेपर मतलब क्या है, इंक्लाइंड वाला पोर्शन या उतार वाला सेक्शन बनाते समय उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेपर। सो टेपर या कोनिकल सेक्शन हम लोग बोल सकते हैं। तो कोनिकल शेप बनाते समय क्या किया जाता है, सेट ओवर मेथड से उसको बनाते हैं। और सेट ओवर मेथड से वही टेपर टर्निंग या कोनिकल टर्निंग करने के लिए या कोनिकल शेप बनाने के लिए इस टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ मुख्य पार्ट्स है, जैसे कि हैंड व्हील जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अ हैंड व्हील, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। स्क्रू रॉड, स्क्रू रॉड कहाँ पे होता है, तो उसके अंदर होता है, एक थ्रेडेड रॉड बिठाया गया होता है, जिसकी वजह से हम लोग जब इस व्हील को घुमाते हैं, ये स्पिंडल जो होता है या बैरल जो होती है वो आगे पीछे घूमता है। बैरल इसके लिए, इसको स्पिंडल या बैरल इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये बंदूक की नोक की तरह होता है और आगे से वो खोखला होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग अटैचमेंट्स होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटर को बिठाया हुआ दिखाया दे रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट टेपर दिया हुआ रहता है। जो होल होता है उसके अंदर मोस्ट टेपर या वो होल को टेपर सेक्शन में बनाया हुआ रहता है, और वो टेपर कौन सा होता है, मोस्ट टेपर, जिसकी वजह से अलग अलग अटैचमेंट उस जगह पे स्टडीली होल्ड हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वो देख रहे हैं जिस प्रकार से सेंटर को यहाँ पे सेट किया गया है। तो स्क्रू रॉड कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे वो स्क्रू रॉड बिठाया गया होता है और जो इस हैंडविल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको घुमाने के बाद वो आगे पीछे होता है, और वो आगे पीछे नहीं होता है तो वो क्या करता है, उस स्पिंडल के अंदर उसको सेट किया हुआ रहता है। तो जैसे इसको घुमाया जाता है, अंदर का स्क्रू रॉड जो होता है वो गोल घूमता है और स्पिंडल को आगे या पीछे करने का काम करता है। उसके बाद लॉकिंग लीवर है। लॉकिंग लीवर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये है, इसको लॉक लीवर कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्पिंडल है उसको एक पोजीशन में लॉक किया जाता है। तो जब मशीन के ऊपर हम लोग किसी जॉब को होल्ड करते हैं थ्रू द सेंटर्स और ये लॉकिंग लीवर लॉक ना किया जाए, तो वाइब्रेशन की वजह से ये ऑटोमेटिकली स्पिंडल पीछे आ सकता है, क्योंकि थ्रेड मैकेनिज्म है और इसके अंदर स्क्वायर थ्रेड नहीं इस्तेमाल करते। तो इसको लॉक करने के बाद क्या हो जाता है, ये जो असेंबली है पूरी तरीके से लॉक हो जाती है। क्लैंपिंग बोल्ट और नट, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्लैंपिंग बोल्ट और नट असेंबली दिखाई गई। नीचे की तरफ एक प्लेट होती है, तो जैसे ही हम लोग इस बोल्ट को घुमाते हैं वो प्लेट ऊपर की तरफ आके नीचे से, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे अगर बेड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, तो वो फ्लैट प्लेट होती है जो हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये फ्लैट प्लेट इस बोल्ट के साथ में जुड़ी हुई रहती है और वो यहाँ पे स्टेप में लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से ये पैरेलली आगे पीछे बेड के ऊपर घूम सकता है। तो जैसे हम लोग इस बोल्ट को घुमाते हैं तो यहाँ पे भी एक बोल्ट सिस्टम दी जाती है, या कहीं पे लीवर होता है, देखिए यहाँ पे वो लीवर दिया गया है जो उसको लॉक करने का काम करता है। अलग अलग वो डिज़ाइन बनाए हुए रहते हैं, मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ में लीवर रहता है, कुछ में इस तरीके के नट बोल्ट रहते हैं। तो जैसे आप बोल्ट को घुमाओगे, इसके अंदर बने हुए थ्रेड जो होते हैं, ये प्लेट के ऊपर एक होल होता है और थ्रेडेड सेक्शन वहाँ पे या टैपिंग किया हुआ रहता है और बोल्ट उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे आप घुमाओगे तो प्लेट के ऊपर का जो होल होता है उसके अंदर वो इंसर्ट होता है और प्लेट को ऊपर खींचता है और वो अपनी पोजीशन में लॉक हो जाता है। तो इनको दो तरीके से लॉक किया जाता है, पहले इसको लॉक करते हैं, उसके बाद पोजीशन में सेट करने के बाद इस लीवर के जरिए स्पिंडल को लॉक किया जाता है। तो ये एक पार्ट हो गया, क्लैंपिंग बोल्ट और नट जो टेल स्टॉक को अपनी जगह पे होल्ड करने का काम करता है। उसके बाद में है स्पिंडल।
तो स्पिंडल के बारे में मैंने पहले बोला, बैरल और स्पिंडल बंदूक की नोक की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जो होल होता है वो टेपर सेक्शन में बना हुआ रहता है। वो कौन सा टेपर सेक्शन होता है, कौन सा टाइप का टेपर होल रहता है, तो उसके अंदर मोस्ट टेपर बना हुआ रहता है। तो अलग अलग टाइप के अटैचमेंट हम लोग वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि ड्रिलिंग करना है तो चक असेंबली को उसके अंदर फिट कर सकते हैं, क्योंकि चक का जो स्पिंडल होता है या उसके ऊपर जो आर्बर लगा हुआ रहता है उसके ऊपर कौन सा टाइप का ये रहता है, तो मोस्ट टेपर रहते हैं। तो इसके लिए वो मोस्ट टेपर का एंड वहाँ पे जाके बैठ जाता है और चक के अंदर बाद में हम लोग टैप, ड्रिल्स, रिमर फिट करके हम लोग उनके थ्रू ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर वो टेपर शैंक ड्रिल है या टेपर शैंक रिमर है या टेपर शैंक टैप है तो हम लोग डायरेक्टली उसके अंदर डाल सकते हैं, डिपेंड होता है। अगर वो छोटा रहेगा तो रहेगा कैसा, पैरेलल। अगर वो बड़े हो जाएंगे, बड़े ड्रिल्स रिमर्स होंगे तो फिर वो टेपर शैंक में जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्टली उसको स्पिंडल के अंदर डाल सकते हैं। अगर लिमिट से छोटा हो लेकिन टेपर शैंक हो तो उसके लिए हम लोगों को स्लीव या सॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, डिपेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेल स्टॉक क्या है वो समझ लिया। उसके बाद हम लोगों को जो देखना है दैट इज नोन एज अ कैरेज। सो कैरेज क्या है? कैरेज भी लेथ मशीन का एक मुख्य अंग है जिस पर फीडिंग कंट्रोल वाले पार्ट्स जो होते हैं वो फीडिंग कंट्रोल वाले पार्ट्स फिट रहते हैं। इसको मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में आगे पीछे चलाया जा सकता है। इसको निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पूरा जो असेंबली है इसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज अ कैरेज। ये पूरी असेंबली कैरेज के नाम से जानती है। ये पूरी असेंबली नोन एज अ कैरेज, ओके। और इसके ऊपर कौन से पार्ट्स लगे हुए रहते हैं? सैडल। तो देखो यहाँ पे ये सैडल है, इसको इस सेक्शन को क्या कहा जाता है? सैडल। दैट इज नोन एज अ सैडल। ये सेक्शन जो होता है सैडल कहलाता है। उसके बाद कंपाउंड रेस्ट। तो कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड कहाँ पे है? तो ये कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड है। देखो ये कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक डायल होती है जिसके ऊपर अलग अलग मार्किंग की हुई रहती है, डिग्री की मार्किंग होती है। उसके बाद होता है एप्रॉन। एप्रॉन ये फ्रंट सेक्शन है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है एप्रॉन। इसको क्या कहते हैं? एप्रॉन। एप्रॉन किसके ऊपर होता है? कैरेज के ऊपर। तो लेथ मशीन के जो मेन पार्ट्स है, ऑपरेशनल पार्ट्स है जो फंक्शन करते हैं डिफरेंट, वो इसके ऊपर होते हैं। इसी के ऊपर आपको टूल पोस्ट मिलेगा, टूल पोस्ट, स्लाइड हैंडविल मिलेगा जो इसको घुमाने का काम करता है। थ्रेड कटिंग करते समय सेट करने के लिए थ्रेडिंग डायल होती है, वो यहाँ पे आपको मिलेगी, वो भी इसके ऊपर अटैच रहती है इसके साथ में। लॉन्गिट्यूडनल फीड लीवर रहता है, तो ये एंगेज करने के बाद आपका जो टर्निंग है वो टर्निंग ऑटोमेशन में चला जाता है। हाफ नट लीवर, इसको एंगेज करने के बाद इनका मोमेंटम ऑटोमेटिक होता है। तो हाफ नट एंगेज करो और इसको एंगेज करो तो आपका लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये आगे पीछे होगा, ऐसे आगे पीछे होगा। ऑपरेशन करते समय ये ऑटोमेशन में आगे पीछे होगा। और जब हाफ नट को आप रखोगे तो ये क्या करेगा? बेड के साथ में या लेथ का स्पिंडल का जो एक्सिस होता है उसके साथ में ये कैसे करेगा? पैरेलल चलने का काम करेगा। कैरेज है तो हम लोगों को जब टर्निंग करना है तो इसको घुमाने के बाद हम लोगों का ये बेड वे के साथ में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करता है, मतलब लंबाई में चलता है, आगे पीछे होता है। किसके ऊपर? तो लेथ का जो बेड होता है उसके ऊपर चलने का काम करता है। तो ये सभी पार्ट्स इसके अंदर मैंने आपको दिखा दिए। तो कैरेज और उसके जो पार्ट्स है उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सैडल जो यहाँ पे दिखाया गया है, सैडल किस तरीके से दिखता है? शेप में एच शेप में होता है। ये सैडल जो होता है ये पार्ट कैसे होता है? एच शेप में। यहाँ पे फिर यहाँ से ऐसे एक पार्ट चला जाता है और यहाँ पे एक, तो ये कौन से शेप में होता है? एच शेप में। इसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड बैठे हुए रहते हैं। सैडल के ऊपर कंपाउंड रेस्ट और क्रॉस स्लाइड जो होते हैं वो बैठे हुए रहते हैं। तो ये अंग्रेजी के अक्षर एच के आकार का एक भाग होता है जो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है और लेथ बेड के ऊपर उसे फिट किया हुआ रहता है या वो उसके ऊपर चलता है। इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट रहती है और क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट फिट रहता है। कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड जिसको हम लोग कहते हैं वो फिट रहता है और क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट फिट होता है। कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड, ये देखो कंपाउंड स्लाइड यहाँ पे बताया, उसी को कंपाउंड रेस्ट भी कहते हैं कुछ लोग। तो कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड जो होता है वो फिट किया हुआ रहता है। सैडल को लेथ बेड के ऊपर दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में चला सकते हैं। हम लोग उस सैडल को आगे पीछे चला सकते हैं क्योंकि वही तो
स्लाइड होने वाला पार्ट है तो उसको हम लोग दाएं बाएं आगे पीछे चला सकते हैं। उसके बाद है कंपाउंड रेस्ट, या कुछ लोग उसको कंपाउंड स्लाइड भी कहते हैं। तो जो कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड यहाँ पे दिखाई गई, ये है कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड। इसके ऊपर डायल होती है, हमेशा ध्यान में रखो, डिग्री में टर्निंग करने के लिए, टेपर टर्निंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये भाग सैडल के ऊपर फिट रहता है। किसके ऊपर फिट रहता है? सैडल के ऊपर। तो ये सैडल के ऊपर ही फिट किया रहता है। इसके बेस पर डिग्री में ग्रेजुएशंस बने हुए रहते हैं। उसके बेस में डिग्री में ग्रेजुएशंस बनी हुई रहती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो ग्रेजुएशंस दी गई है डिग्री में। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगी, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग डिग्री की मार्किंग है स्केल के जैसे। इस प्रकार कंपाउंड रेस्ट को 180 डिग्री तक किसी भी एंगल में या कोण में घुमाकर हम लोग सेट कर सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये टूल पोस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें टूल को बांधकर हम लोग मनचाहा ऑपरेशंस या प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट को फीड लीवर के द्वारा चलाया जाता है। फीड लीवर होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड रेस्ट को चलाती है। फीडिंग लीवर हो गया, टूल पोस्ट, स्लाइड हैंड, फीड लीवर। तो ये उसको हम लोग जैसे घुमाएंगे, कंपाउंड रेस्ट जो है या कंपाउंड स्लाइड जो है आगे पीछे घूमता है, सेम एज अ क्रॉस स्लाइड के जैसे। क्रॉस स्लाइड इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये बेड को क्रॉस चलता है ऐसे, या लेथ का जो स्पिंडल होता है उसके एक्सिस से क्रॉस चलता है, इसीलिए उसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं और इसको कंपाउंड स्लाइड कहते हैं। ओके, तो इसको सेट करने के बाद, उसको एक डिग्री में सेट करने के बाद उसको लॉक करना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो लूज हो जाएगा ऑपरेशन करते समय, अचानक से घूम के हम लोगों को लग सकता है, टूल टूट सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे तो इसके ऊपर एक नट लगा है, दोनों साइड में ये नट होते हैं, उनको लॉक करना पड़ता है। जब आप इनको लॉक करोगे तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा पर्टिकुलर डिग्री में। फिर आप उसके थ्रू टेपर टर्निंग कर सकते हो या अलग जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है यूजिंग अ कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट, आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद जो है हम लोगों को समझना है वो है एप्रॉन। एप्रॉन कहाँ पे है? तो मैंने वहां पे दिखाया, कैरेज। कैरेज के ऊपर उसका जो फ्रंट सेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एप्रॉन कहते हैं। एप्रॉन के बारे में अगर बात करें तो ये कैरेज के नीचे वाला भाग होता है। कैरेज के नीचे वाला, ये पूरा कैरेज है, उसका नीचे का ये सेक्शन जो है उसको क्या कहते हैं? एप्रॉन कहते हैं, जो कि सैडल के साथ में फिट रहता है। सैडल कहाँ पे है? तो ये सैडल है, ये जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? सैडल। तो ये क्या सेक्शन हो गया? सैडल। ये सैडल के साथ में एप्रॉन जो होता है वो बोल्टिंग करके देखो फिट किया गया है, तो ये सैडल के साथ में फिट रहता है। इसमें फीड मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है। मतलब क्या है? इसके अंदर फीडिंग मैकेनिज्म होता है। फीड मैकेनिज्म मतलब कैसा? तो जो दाएं बाएं भी घूम सकता है बेड के साथ में, बेड के ऊपर, वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से हम लोग प्लेन टर्निंग या स्टेप टर्निंग कर सकते हैं। और फेसिंग करने के लिए ये मैकेनिज्म दिया है, क्रॉस स्लाइड मैकेनिज्म। तो ये सभी मैकेनिज्म किसके अंदर होते हैं? थ्रेडिंग के लिए, ऑटोमेशन के लिए, वो सभी मैकेनिज्म किसके अंदर होते हैं? इस एप्रॉन के अंदर आपको मिलेंगे। इस प्रकार का कार्य करते समय ऑटोमेटिक फीड का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक फीड लगाने के लिए एप्रॉन के ऊपर लीवर्स दिए गए होते हैं और उन लीवर्स को सेट करने की आवश्यकता होती है, तो आपको मनचाहा ऑटोमेटिक फीड मिल पाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडिनल फीड लीवर है, ये क्या है? क्रॉस फीड लीवर है। और ये हाफ नट मतलब क्या है? जब आपको लॉन्गिट्यूडिनल फीड देना है या आपको क्रॉस फीड देना है तो हाफ नट को पहले एंगेज करना पड़ता है और फिर इन लीवर्स को एंगेज और डिसएंगेज करना पड़ता है। तो जैसे आप इनको एंगेज और डिसएंगेज करोगे, आपका ऑटोमेशन में टूल जो है वो ऑटोमेशन में चलेगा। तो टूल ऑटोमेशन में नहीं चलता है, तो ये कंपाउंड स्लाइड जो है, कंपाउंड रेज जो है, या जो आपका एप्रॉन है, ये ऑटोमेशन में चलते हैं। खाली इसको छोड़ के, सॉरी, कंपाउंड स्लाइड को छोड़ के आपका क्रॉस स्लाइड या आपका जो ये कैरेज है ये ऑटोमेशन में चलते हैं।
तो थ्रेडिंग करते समय, ऑटोमेटिक टर्निंग करते समय, ऑटोमेटिक फेसिंग करते समय हम लोगों को इन लीवर की मदद होती है। जैसे फेसिंग करना है तो ये क्रॉस फीड लीवर आप एंगेज करोगे, तो जैसे आप क्रॉस फीड लीवर एंगेज करोगे, ये जो क्रॉस स्लाइड है ऑटोमेटिकली आगे पीछे होगी, आगे पीछे मूवमेंट करेगी, तो ऑटोमेटिक आपका टूल जो है ऑटोमेटिकली फेसिंग का काम करेगा। लेथ के ऊपर बंधे हुए जो जॉब रहेंगे उसको फेसिंग करने का काम करेगा। अगर आप इस लीवर को एंगेज करोगे तो ये क्या करेगा, आपको टर्निंग करने का काम करेगा। मतलब आपका जो कैरेज है, ये कैरेज ऑटोमेटिकली आगे पीछे चलेगा, लेफ्ट और राइट साइड में चलेगा, और उसके लिए आपको ये जो कैरेज का हैंडविल है उसको घुमाने की जरूरत नहीं है, ना ही क्रॉस फीड या क्रॉस स्लाइड का जो फीड लीवर है उसे भी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेशन में चलेंगे और ये भी आपको देखेंगे कि ऑटोमेटिकली घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लीवर्स। और वो किसके ऊपर होते हैं, तो एप्रॉन के ऊपर बने हुए या एप्रॉन मैकेनिज्म में जुड़े हुए रहते हैं, एप्रॉन के साथ में लगे हुए रहते हैं, खाली उनको सेट करने की जरूरत होती है। उसके बाद है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू कहाँ पे है, अगर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे लीड स्क्रू दिखाया गया है। क्या है, लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू ये एक कार्बन स्टील की थ्रेडिंग की हुई रॉड होती है जिसके ऊपर एक्मे थ्रेड्स या पुराने जमाने में स्क्वायर थ्रेड्स, आज के एक्मे थ्रेड ये स्क्वायर थ्रेड के सुधारित रूप है या उसका एडवांस फॉर्म है। तो आज के लेथ मशीन में हम लोगों को या कौन से थ्रेड मिलते हैं, एक्मे थ्रेड मिलते हैं, किसके ऊपर, लीड स्क्रू के ऊपर। सो लीड स्क्रू लेथ मशीन के सामने वाले भाग में ये फिट होता है। दो टीपीआई, जिन लीड स्क्रू के ऊपर दो टीपीआई मतलब 2 टीपीआई थ्रेड पर इंच जिसके ऊपर बने हुए हैं, जिस लीड स्क्रू के ऊपर 2 टीपीआई वाले लीड स्क्रू जो होते हैं, या ये अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये थ्रेड बने हुए हैं, बराबर है। कौन से टाइप के हैं, तो एक्मे टाइप के। तो जो 2 टीपीआई वाले लीड स्क्रू होते हैं, जो 2 टीपीआई वाले लीड स्क्रू होते हैं, उनका इस्तेमाल हेवी वर्क में किया जाता है, भारी कार्यों में किया जाता है। हेवी वर्क मतलब भारी वर्क में, मतलब आपको ज़्यादा कटिंग करनी है, हेवी वर्क है, बड़े कट लगाने हैं, तो ऐसे जगह पे ये 2 टीपीआई वाला जो लीड स्क्रू होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और 4 से 6 टीपीआई वाले जो लीड स्क्रू होते हैं उनको मीडियम वर्क के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और 8 टीपीआई वाले जो लीड स्क्रू होते हैं उनको हल्के वर्क में या लाइट वर्क में इस्तेमाल में लाया जाता है या प्रयोग में लाते हैं। लीड स्क्रू का मुख्य यूज या कार्य अलग अलग आकार की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड्स को बनाने के लिए किया जाता है। मुख्यतः लेफ्ट और राइट हैंड के थ्रेड्स बनाने के लिए लीड स्क्रू को इस्तेमाल में लाया जाता है सबसे ज्यादा, या फिर कभी कभार ऑटोमेशंस के लिए। सो हम लोगों ने यहाँ पे मोस्टली कंपाउंड रेस्ट क्या है, सैडल क्या है, कंपाउंड रेस्ट, सैडल, कैरेज, एप्रॉन क्या है, इनके बारे में जानकारी हासिल की है। सो एप्रॉन हम लोगों ने देखा, तो एप्रॉन का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो देखिए हमारा जो लीड स्क्रू होता है वो लीड स्क्रू इसके अंदर से चला जाता है। सो ऑटोमेशंस के लिए जो ऑटोमेटिक फीडिंग करना है, टर्निंग करना है, फेसिंग करना है, तो उनके लिए एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग किस तरीके से होते हैं, तो वहां पे उसका ये मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया है। तो ये कहाँ पे होता है, अगर हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे तो हमको ये मैकेनिज्म दिखाई देता है कि नहीं, तो इन लीवर के साथ में जुड़े हुए गियर्स है, या अलग अलग नट्स है, या उसकी जो असेंबलीज है, या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो वो फीड लीवर कैसे चला जाता है, या फिर फीड रॉड कैसे गया है, या अगर हम लोग बोलेंगे तो लीड स्क्रू कैसे गया है, तो उसको हम लोगों को इस डायग्राम में दिखा नहीं सकते या बता नहीं सकते। तो उसके लिए बेनिफिशियल डायग्राम यहाँ पे है जो मैंने दिखाया है, जो अंदर का पूरा मैकेनिज्म आपको बताता है कि वो मैकेनिज्म किस प्रकार का है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोस्टली लेथ मशीन के जो मेन पार्ट्स हम लोग इस्तेमाल में लाने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो यहाँ पे हम लोग हमारा जो पार्ट है उसको एंड करते हैं, लेकिन एक चीज़ बताना मैं भूल गया, वो उसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ
जो कि चक्स हैं। तो ये ध्यान में रखना है, लेथ में मोस्टली मेनली किसी भी वर्कशॉप में दो टाइप के चक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं, 3 जॉ और 4 जॉ चक। 3 जॉ चक को कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या कहा जाता है, तो 3 जॉ चक को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। मतलब चक को रोटेट करने वाली की को आप जब किसी एक की स्लॉट के अंदर बिठाओगे और उसको घुमाओगे, चक के ऊपर बैठे हुए तीनों जॉ को आप एक ही बार में एक ही जगह से घुमाकर क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और वो इक्वली अंदर और बाहर होते हैं, मतलब ओपन और क्लोज होते हैं। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ सेंटरिंग चक। उसको क्या कहते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 3 जॉ चक। तो ये खुद ब खुद सेंटर में आता है, तो जॉब को सेंटर में लाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर जॉब ज़्यादा ही आड़ा टेढ़ा है, मतलब सर्कुलर होने की बजाय वो एबलॉन्ग है, तभी उसको आपको सेंटर में लाने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। नहीं तो इस के ऊपर आपको अगर जॉब या रॉ मटेरियल आपका सर्कुलर है तो आप इजीली होल्ड कर सकते हो। इसके अंदर आप खाली सर्कुलर जॉब ही होल्ड कर सकते हो। 3 जॉ चक के अंदर हम लोग खाली सर्कुलर जॉब होल्ड करते हैं, ये ध्यान में रखना है। और 4 जॉ चक में बात करें तो हम लोग डिफरेंट साइज के जॉब, चाहे वो स्क्वायर होने दो, ऑक्टेगोनल होने दो, हेक्सागोनल होने दो, या और कोई शेप का जॉब होने दो, आप उसको किस में पकड़ सकते हैं, 4 जॉ चक में, 6 जॉ चक में। अलग अलग टाइप्स की प्लेट्स होती है उनके अंदर, फेस प्लेट के ऊपर, तो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। तो उनको उस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ये जो 4 जॉ चक होते हैं, मोस्टली 4 जॉ चक को राउंड जॉब के अलावा अलग अलग साइज के जो जॉब्स होते हैं, अलग अलग शेप के जो जॉब्स होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए बनाया हुआ रहता है। और इसको इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट चक इसके लिए क्योंकि इसके हर एक जॉब की मूवमेंट के लिए हमारे पास अलग अलग कीवे बनी हुई रहती है। मतलब उन जॉब को आगे पीछे करने के लिए उनके ऊपर एक ग्रूव बना हुआ रहता है, जिसके अंदर वो की जाके बैठती है, और टी की को घुमाने के बाद, टी शेप वाली उस की को घुमाने के बाद आपका हर एक जॉ इंडिविजुअली मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से किसी भी शेप का जॉब आप उस जॉ के अंदर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या फिर उस चक के अंदर आप किसी भी शेप का जॉब होल्ड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंजन होते हैं, इंजन का क्रैंकशाफ्ट होता है, उनको टर्निंग करने के लिए, उनके फेसिंग करने के लिए, उनको शेप में लाने के लिए, अगर उनके अंदर कहीं भी खराबी है उसको रिपेयर करने के लिए लेथ मशीन के अंदर जब बिठाया जाता है, तो ऐसे चक का इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, या उसके ऊपर के ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो 4 जॉ चक क्या है और 3 जॉ चक क्या है, वो भी हम 2 जॉ चक भी होता है, लेकिन उसको ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते, ये ध्यान में रखना है। मोस्टली 3 जॉ और 4 जॉ चक ही हम लोग क्या करते हैं, हमारी जनरल प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में भी आगे जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, उसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हमारा जो सेशन है उसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।